मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्थानीय सुशासन के संबंध में। स्थानीय सुशासन के संबंध में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में स्थानीय सुशासन को या तीसरे पायदान की सरकार को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया वो 1993 में प्रदान किया गया। अब 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो दो प्रकार के स्थानीय सुशासन की बात की गई। एक ग्रामीण स्थानीय सुशासन की, स्थानीय स्वशासन, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो किया गया दो तरीके से, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण, और एक शहरी स्थानीय सुशासन, शहरी स्थानीय सुशासन, शहरी स्थानीय सुशासन। ग्रामीण स्थानीय सुशासन के विषय में कल आप अध्ययन कर चुके हुए या पिछली क्लास में आपने देखा था। इसमें दो जगह प्रावधान है, अनुसूची 11 और भाग 9 में इसके संबंध में उपबंध देखे जा चुके हैं। शहरी स्थानीय सुशासन की बात करेंगे तो इसके लिए ग्रामीण स्थानीय सुशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन आया था, 1993 में इसे पारित किया गया, और शहरी स्थानीय सुशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 लाया गया, और इसे क्या किया गया, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। और अगर इसको देखेंगे तो क्या किया गया, 1 जून 1993 से लागू किया गया। अब इसके विषय में अगर और देखें तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा दो कार्य किए गए। एक नई अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची को कहते हैं 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और इसमें स्थानीय सुशासन, शहरी स्थानीय सुशासन या क्या कह सकते हैं, इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाओं के संबंध में जो प्रावधान किया गया वो अनुसूची 12 में किया गया, और विषय इनके 18 विषयों का उल्लेख, विषय कितने हैं, 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया। अगर भाग की बात करें तो भाग, इस पे नौका का प्रावधान आता है, नौका। और नौका पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 243 ता से या 6 तक है। और अगर इस पर देखें तो यहाँ पर भी 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद, 18 नए अनुच्छेद इस पर जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नगर पालिकाओं के संबंध में। कल हम लोगों ने जो पढ़ा है ग्रामीण स्थानीय सुशासन अर्थात पंचायतों के संबंध में अध्ययन किया था, उस पर काफ़ी सारे तथ्यों पर भी बात हो चुकी थी, और 1-2-4 तथ्यों की बात हम इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि शहरी स्थानीय सुशासन, जिसे क्या कहते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। नगर पालिका का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा किया गया, और इसका प्रावधान कब किया गया है, 74वें संविधान संशोधन 1993 को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई, और 1 जून 1993 से इसे भारत में लागू किया गया। अनुसूची के संबंध में अगर बात करें तो अनुसूचियों में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित विषयों की संख्या कितनी रखी गई, 18 विषय नए जोड़े गए, और एक नया भाग जोड़ा गया। उस भाग को क्या कहते हैं, नौका, भाग नौका। और भाग नौका में क्या किया गया, आर्टिकल 243 ता से या 6 के संबंध में प्रावधान किया गया। अगर अब शहरी स्थानीय सुशासन की हम लोग ऐतिहासिक बात करें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, तो ऐतिहासिक मामले में देखेंगे तो दो चीजें यहां पर देख सकते हैं। एक 1687 की बात आती, 1687 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। किसकी, मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, नगर निगम की। अधिकांश बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो 1687 में।
फिर अगर दोबारा पुनः बात करें तो एक 1793 का चार्टर एक्ट आता है। 1793 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया जाता है और इस चार्टर एक्ट द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया, तो एक्ट द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो यहां पर हम इस ट्रायंगल से पता कर सकते हैं। ये भारतीय संबंध में एक मुंबई और दूसरा कोलकाता और तीसरा मद्रास में जो पहले से स्थापित था, इन तीनों को क्या किया गया, नगर निगम के रूप में प्रावधानित कर दिया गया कि ये 3 नगर निगम आ गए। संवैधानिकता इन्हें प्रदान कर दी गई 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार से। अब क्या हो गया, उसके पश्चात आप देखेंगे नगर निगमों का संबंध अनवरत रूप से भारत में चलता रहा। आप जैसे देखे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते होंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम सुनते होंगे, तो इनको आप अगर देखेंगे तो प्रयागराज से देख लीजिएगा, नगर पालिका से ही अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को शुरू करने वाले लोग हैं। तो वहां पर आप देखेंगे नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में इनका जिक्र मिल जाएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं। और आगे अगर चलते हैं तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें नगर पालिकाओं के संबंध में जिस प्रकार से नगर पंचायतों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे, उसी तरीके से नगर पालिकाओं के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान किए गए। तो आपको एक स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है। अब इसके पश्चात देखेंगे नगर पालिकाओं के संबंध में इनका गठन कैसे होता, क्या इनके संबंध में प्रावधान किए गए। तो आर्टिकल 243 से हम देखते चले जाएं तो यहां से आपको कुछ चीजें मिलती हुई चली जाएंगी। क्या मिलेगा, आप 243 में देखेंगे नगर पालिकाओं की परिभाषा दी गई। क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं की परिभाषा दी गई। उसके बाद अगर बात करें 243 में तो परिभाषा दे दी गई है। आर्टिकल 243 में परिभाषाएं दी गई कि नगर पालिका क्या होगी, नगर निगम क्या होगा, समितियां क्या होंगी, सभाएं क्या होंगी। आर्टिकल 243 की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया, पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। अब ये गठन का प्रावधान किया गया तो नगर पालिकाओं के संबंध में देखेंगे, यहां पर 3 तरीके के आप पायदान पढ़ेंगे। जो सबसे छोटी नगरीय इकाइयां हैं उनको नगर पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगर पंचायत। जो इनसे बड़े शहर हैं उनको नगर पालिका कहा जाता है, नगर पालिका। और जो सबसे बड़े शहर हैं उन्हें नगर निगम कहा जाता है। आप जैसे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सेंस में जैसे देखें तो आप लखनऊ को देख सकते हैं, नगर निगम है। इलाहाबाद नगर निगम की श्रेणी में, कानपुर नगर निगम की श्रेणी में। अगर नगर पालिकाओं की श्रेणी में देखें तो जिले स्तर पर नगर पालिकाओं का विकास हुआ, जैसे रायबरेली का, उन्नाव का, ये नगर पालिकाएं। नगर पंचायत इससे छोटे स्तर की बात होती है। तो नगर पालिका जो नगर निगम होता है, इसके प्रमुख को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। या फिर आप मेयर का नाम सुनते हैं, इसका नाम सुनते हैं, मेयर का नाम सुनते हैं। नगर पालिका में देखेंगे तो यहां नगर पालिका अध्यक्ष की नाम की बात आती है। नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, सदस्य भी होते, अध्यक्ष भी होते, उसकी बात हम दोबारा करेंगे। नगर पंचायत में क्या होता है, नगर पंचायत में भी अध्यक्ष का प्रावधान होता है। अब किसी क्षेत्र को नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो इनको जो घोषित करने का अधिकार है इनका, वो राज्य सरकार के विधानमंडल के पास है। राज्य सरकार द्वारा इनकी घोषणा की जाती है समय समय पर, जैसा उसको लगता है। अभी भी नई घोषणाएं हुई हैं, उनके संबंध में आप करंट में पढ़ेंगे। यहां पर देखेंगे नगर पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान है, किसी क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करने के लिए शर्तें हैं, और वो शर्तें 3 हैं। ये शर्तें आपको ध्यान रखना है, यहां से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। पहली शर्त है कि ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। 5000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या घोषित किया जा सकता है, नगर पंचायत। और दूसरी शर्त इसमें क्या है कि इसकी दूसरी शर्त है कि जो जनघनत्व होगा वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व या डेंसिटी की बात की गई कि अगर इतना जनघनत्व, उस जनसंख्या का जनघनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तीसरी शर्त यहां पर देखेंगे तो तीसरी शर्त के संबंध में जब आप पाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन है 75% पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में लगी हो, तब उस क्षेत्र को, ये शर्तें अगर 3 फुलफिल होती हैं
तो आप ध्यान रखेंगे तब राज्य सरकार किसी क्षेत्र को नगर पंचायत के रूप में घोषित कर सकती है। तो सबसे छोटी नगरीय इकाई अगर कहेंगे सरकार के संबंध में, जो अपनी सरकार बनाती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में सबसे छोटी जो इकाई होती है, निकाय होता है, वो नगर पंचायत होती है। इससे बड़ी शहरी इकाइयों को नगर पालिका कहते हैं और इससे बड़े शहरों को, जो सबसे बड़े शहर हैं, उन्हें नगर निगम के नाम से जाना जाता है। तो ये संरचना की बात हो गई आर्टिकल 243 था में। तो ये संरचना आपको ध्यान रखनी, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस पे और क्या प्रावधान किया गया है, तो 243 था में नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में दिया गया है। तो इसको हम बिगाड़ करके दूसरे सेंस में या दूसरे पार्ट पर चलते हैं, दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। तो अगर इसके बाद देखें नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में क्या किया गया है दामे, तो नगर पालिकाओं की संरचना कैसे होगी, तो इसकी संरचना के संबंध में प्रावधान ये है कि तीनों इकाइयों में क्या किया जाता है, आर्टिकल 243 दा की बात करें तो दा में क्या आ जाएगा, दा में है नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में बात करेंगे। तो इनकी संरचना कैसे होगी, संरचना के संबंध में प्रावधान करें। तो अब यहां पर आपने देखा है जो ये तीनों इकाइयां कैसे, नगर पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका और नगर निगम, और नगर निगम। अब इनमें क्या होता है, इनके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। इस पे एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे, सदस्यों को वार्डों में बांटा जाएगा। और फिर क्या होगा, यहां पर भी वही हाल होगा, अध्यक्ष होगा एक और अन्य सदस्य होंगे, जैसी जनसंख्या होगी उस हिसाब से सदस्य होंगे। यहां पर भी क्या होगा, एक अध्यक्ष या महापौर जिसे कहते हैं या मेयर कहते हैं, यहां पर मेयर होगा और सदस्य होंगे। और इन सब का निर्वाचन, इन सब का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वहां के नागरिकों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा इनका निर्वाचन होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो आयु आपने सुन रखी है वो कितनी है आपके हिंदुस्तान में, 18 वर्ष, 18 या उससे अधिक आयु का। लेकिन उनका क्या नाम होना चाहिए, उनका नाम नगर पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। नगर पालिका में जो वोट करेंगे उनका नाम नगर पालिका के वोटर लिस्ट में होंगे। नगर निगम में वो वोट करेंगे जिनका वोट नगर निगम में होना चाहिए। तो यहां पर आपको तीनों इकाइयों पे, 1, 2 और ये तीसरी इकाई, इन तीनों इकाइयों पर आपको ध्यान रखना है कि इनके सदस्य और अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा कराया जाता है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा इनका निर्वाचन कराया जाता है और इनकी संरचना के संबंध में प्रावधान किया गया। अगर इसके बाद देखें, यहां पर 243 दा के बाद 243 ना पर बात करें, 243 ना पर बात कर लें। अगर इस पर बात करें आप, तो स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर भी स्थानों के आरक्षण में प्रावधान पर देखेंगे तो यहां पर 1/3 सदस्य किसके लिए, 1/3 सदस्य एससी और एसटी के लिए आरक्षित होते। और दूसरी बात देखेंगे यहां पर भी महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित होते। अब ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण होता है, सेम इसकी प्रक्रिया उसी तरीके से होती है जैसे आपने क्या कहते हैं, जैसे आपने पंचायतों के संबंध में देखा था। तो ये आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, क्या कहते हैं, नगर निगम की। तो क्या है, फिर से अगर पुनः बात करें तो सबसे पहले 1687 में मद्रास को नगर निगम घोषित किया गया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 3 महानगर घोषित किए गए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तीनों। फिर उसके बाद 1919 के एक्ट में प्रावधान आता है और उसके बाद संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, और जिसे 1 जून 1993 को लागू किया गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ये तथ्यों के साथ इस तरीके की संरचना, इसकी शर्तें हैं, इसके संबंध में ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ तथ्यों की और बात कर लेते हैं कि इन दोनों के संबंध में, दोनों चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की और शहरी स्थानीय स्वशासन की, इसके संबंध में 2-4 तथ्य और देख लें जो आपसे अधिकांशतः पूछे जाते रहे।
तो अब इस पर अगर चले बात करें हम, तो दोनों के संबंध में जो तथ्य पूछे जाते हैं उनके संबंध में, नगर पालिकाओं और नगर निगम के जो चुनाव कराए जाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के या फिर के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग का, अब राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में किया गया है? 243 का में। तो राज्य निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसी प्रकार से ये एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर एक बार डिस्प्यूटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएस द्वारा पूछा जा चुका है। तो उस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय। और निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त होता है और इस आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसके संबंध में भी बात हो चुकी थी कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, इसे अपदस्थ कैसे किया जा सकता है, अपदस्थ कैसे किया जा सकता है। तो अपदस्थ करने या हटाए जाने का प्रावधान, हटाया कैसे जाएगा, तो हटाया कैसे जाएगा इसके संबंध में, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, अब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, तो उसके लिए हमने पिछली क्लासों में पढ़ा रखा है आपको न्यायपालिका के संबंध में, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। जब दो कंडीशन हो, साबित कदाचार और असमर्थता की कंडीशन होगी, तब इसे हटाया जा सकता है और उसके लिए भी संसद में प्रावधान किया गया। अब क्या है, राज्य विधानमंडल क्या है, यहां पर देखेंगे। तीसरी चीज क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, इसी के द्वारा दोनों स्थानीय सुशासन। आप अभी देखेंगे यहां पर चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, और चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव प्रति 5 वर्ष पर होते हैं। कब होते हैं? प्रति 5 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, 5 वर्ष पर। अब क्या है, इनका आयोजन किसके द्वारा, इन्हें कराया किसके द्वारा जाता है, इनका निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाएगा, तो निर्वाचन प्रति 5 वर्ष पर होगा। और यह निर्वाचन कौन कराएगा, यह निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। किसकी सरकार की होती है? राज्यों की सरकार की। राज्य सरकार के द्वारा इसकी तिथियों का निर्धारण की जाता है, इसकी घोषणा की जाती है और स्थानीय निकाय के चुनाव संपादित कराए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी कि राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 का के तहत एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। और इस पे जो आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसे हटाया कैसे जा सकता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भांति ही उसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उन्हें। और इसका काम क्या होता है, ये स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है, चाहे वो ग्रामीण स्थानीय सुशासन अर्थात पंचायतों के हो और चाहे नगर पालिकाओं, नगरीय शहरी स्थानीय सुशासन के संबंध में प्रावधान हो। और राज्य सरकार इनके निर्वाचन कराता है, उन्हीं के द्वारा तिथियां निर्धारित की जाती है और इसका निर्वाचन प्रति 5 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। कुछ और तथ्यों पर हम लोग गौर कर लेते हैं। अब कुछ तथ्यों पर और क्या गौर करना है, तो और गौर करते हुए देखिएगा कि क्या किया गया था। जिस तरीके से 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो आए थे, उन दोनों की लोकसभा और राज्यसभा में पास होने की तिथियां भी समान है। उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें एक ही तिथि को पास किया गया, 20 अप्रैल 1993 को। तो क्या किया गया, 24 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल को यह पास हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 ये लागू किया गया था। क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। सरकार द्वारा क्या किया जाता, अब प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 2010 से क्या किया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर आपसे कब पूछ ले, आपसे क्रम पूछ सकते हैं कि वर्ष 2022 में किस नंबर का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, वो आपको बता सकते हैं। उसकी थीम आप ध्यान रख सकते हैं।
और दूसरी चीज 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो उसकी तिथि का कारण क्या है, उसकी तिथि का कारण है कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था 1993 में। इसलिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। किस वर्ष से, वर्ष 2010 से। तो ये ध्यान रखनी है आपको बातें। तो ये आपका भाग कंप्लीट हो गया स्थानीय सुशासन का। और अगर ये कोई पूछे कि स्थानीय सुशासन की सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है ये स्थानीय सुशासन आपका। जय हिंद।